नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए कैबिनेट विस्तार की। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी मिशन रिपीट में जुट चुकी है और यही वजह है कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुनाव से महज कुछ महीने पहले शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इस विस्तार में 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और इसके जरिए विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन, रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ल और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंत्री के रूप में शपथ दिलाई और ये तीनों ही नेता अपने अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन मंत्री बनाए गए, जहां से विधानसभा की 38 सीटें आती हैं और यहां 2018 में बीजेपी को मात्र 13 सीटें मिली थी, यानी कि 13 सीटों से ही बीजेपी को संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस के खाते में 24 सीटें गई थी। एक सीट पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल मंत्री बनाए गए हैं, जहां से विधानसभा की 30 सीटें आती हैं और 2018 में बीजेपी ने यहां 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बुंदेलखंड से राहुल लोधी मंत्री बनाए गए, जो उमा भारती के भतीजे हैं और ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो मध्य प्रदेश की आबादी का 45% है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी का बहुत ज़्यादा मजबूत गढ़ है और वो इसे बरकरार भी रखना चाहती है। यहाँ के 29 में से 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और ये कैबिनेट का विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब अगले ही कुछ महीनों में प्रदेश में चुनाव होना है। इन नवनियुक्त मंत्रियों के पास विकास का काम करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस विस्तार के क्या मायने हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का सियासी अखाड़ा सज चुका है। चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इससे लग रहा है कि बीजेपी इस बार फुल फॉर्म में चुनावी दाव चलने वाली है। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कर दिया। कई दिन से शपथ को लेकर अटकलों का दौर जारी था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राहुल लोधी पहली बार विधायक बने हैं। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे होने के नाते क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। इससे पहले साल 2013 में भी उन्हें पार्टी से टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन 2018 में उन्हें जीत मिली। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी मजबूत स्थिति में खड़ी है। अब देखना होगा कि बीजेपी को इस चुनाव विस्तार से कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया है उसका पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज्यादा काम कर सकते हैं उतना ज्यादा काम करेंगे। जितना समय है, चूंकि चलती हुई सरकार है, विधायक के नाते भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो चीजों को और तेज गति देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी और जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं और जन कल्याण के कार्यक्रम हैं वो नीचे तक पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अब ये पार्टी कई पहलुओं पर विचार करके और निर्णय लेती है। जब भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी विचार मंथन करके करती है वो उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। प्राथमिकता तो राज्य का चौमुखी विकास और जन कल्याण है। देखिए सर, समय काफी है आपका और काफी लंबे समय से इंतजार था आपको। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण 2-3 दिन मंत्रिपरिषद का विस्तार चला है, लेकिन अंततोगत तो हो गया ना। आप देखते जाइए ना, सब बढ़िया हो।
तो इन तीनों ही नवनियुक्त मंत्रियों को आपने सुना, उनका यह कहना है कि वो विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विकास का काम करने के लिए इनके पास समय बचा कहां है। मुश्किल से 2 महीने का समय है, अब 2 महीने में ये कितना विकास का काम करेंगे, यही सवाल पूछा जा रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है और बीजेपी मिशन रिपीट में जुट चुकी है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक के बाद चुनावी रैलियां की जा रही हैं, एक के बाद एक जनसभाओं को किया जा रहा है और उसके बाद अब देखिए किस तरीके से कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। हालांकि इसकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अब जाकर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, उसके बावजूद भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस कैबिनेट विस्तार से उसको जरूर इस चुनाव में फायदा होगा। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, क्योंकि फायदा अगर होगा, बीजेपी ऐसा मानकर चल रही है, तो कितना फायदा होगा यह अपने आप में एक अहम सवाल है। हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। आपसे कुछ ही देर के बाद नहीं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि नवनियुक्त मंत्री जी, वो हमारे साथ जुड़ गए। गौरीशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट रमेश ठाकुर जी जुड़ गए। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर वरुण पुरोहित जी जुड़ गए और इसके साथ ही हमारे साथ ब्रिज गोपाल लोया, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मैं गौरीशंकर जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपको बधाई भी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो उसके लिए आपको बधाई। लेकिन सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि कितनी बड़ी चुनौती आप इसको अपने लिए मान रहे हैं, क्योंकि महाकौशल क्षेत्र से आप आते हैं और वो कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी मानी जाती है। ये जो क्षेत्र है वो बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी मानी जाती है। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में मात्र 13 सीटों से आपको संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस यहां पर 24 सीटें हासिल कर पाई थी और एक जो निर्दलीय जीता था वो भी कांग्रेस समर्थित था। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के कांग्रेस 25 सीटें अगर एक तरीके से देखा जाए तो जीत गई। तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है, चुनौती है भी या नहीं है मंत्री जी? गौरीशंकर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? गौरीशंकर जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरीशंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहता हूं ब्रिज गोपाल जी। देखिए, यह कहा जा रहा है कि भाई चुनाव से महज 2 महीने पहले, 2 महीने भी पूरे नहीं है, और आप कैबिनेट का विस्तार करते हैं। बीजेपी को ऐसा लगता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप फायदे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को, जिन विधायकों को आपने मंत्री बनाया है, भाई काम करने के लिए समय कहां है उनके पास? काम कैसे करेंगे वो? क्या बताएंगे जनता को कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया? जी अमित जी, मैं एक बात कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सोचती है उस तरह से हम नहीं सोचते। तो हमारे में और कांग्रेस में फर्क क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि इसको बनाने से लाभ क्या होगा, हानि कैसी होगी। हम लाभ हानि के लिए राजनीति करने वाला राजनीतिक दल नहीं है। हम काम करने के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल है। हमें काम करना है, जनता का जन कल्याण करना है, मध्य प्रदेश का विकास करना है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार होता है। तीसरा प्रयोजन जितना मैं समझ पाता हूं वो ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4 महीने में जन कल्याण के बहुत सारे काम अपने हाथ में लिए हुए हैं, उनकी चुनाव में भी व्यस्तता है, उस काम को बांटने के लिए इन 3 मंत्रियों को और शामिल किया गया है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, जो कांग्रेस दिनों की गिनती कर रही है उनको मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि 110 दिन है काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है। लगभग चुनाव होते होते माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में तो हमने 13 दिन की सरकार बनाई थी, और वो 13 दिन की सरकार ने वो करके दिखा दिया था जो करने की महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी ने 1951 में तय करी थी। तो हम तो वो पटकथा लिखने वाले लोग हैं। हमें 13 दिन का अवसर बहुत था। हाँ, जिन्हें काम नहीं करना, केवल पदों पर बैठना है, उनके लिए तो 53 साल भी ज्यादा रहे। मध्य प्रदेश में जो लोग 53 साल तक पदों पर बैठे रहे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो उल्लेखनीय हो और वो बता सकें। हम तो फिर भी गर्व के साथ कहते हैं कि हम काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करते हैं। उनमें आज 3 व्यक्तियों का चयन हुआ है। माननीय गौरीशंकर बिसेन जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं बधाई देता हूं। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी और माननीय राहुल लोधी जी। और फिर से कहता हूं, चुनाव के लाभ हानि के लिए काम करने वाला राजनीतिक दल कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र का वैभव ऊंचा करने के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम ये पदों पर इसलिए नहीं आते हैं कि वो कितने दिन रहेंगे, क्या करेंगे। हमें तो पार्टी ने जो दायित्व दिया है, आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि हमारे लिए हर कार्यकर्ता के लिए काम है।
और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। आज जी। इन 3 कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है, उन्हें बधाई। ठीक है। मैं डॉक्टर वरुण आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले गौरीशंकर बिशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री जी स्वागत है आपका सुदर्शन पे। आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आप गौरीशंकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, आ रही है जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मंत्री बनने के लिए सर। थैंक यू जी। और सवाल मेरा आपसे यह है कि कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आते हैं सर, वहां पर अगर हम आपका रिकॉर्ड देखें, 2018 का अगर रिकॉर्ड देखें बीजेपी का, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 38 में से मात्र 13 सीटें बीजेपी वहां पर जीत पाई, कांग्रेस ने 24 सीटें जीती, और एक जो सीट जीती थी वो निर्दलीय था, लेकिन वो भी कांग्रेस समर्थित था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को यहां पर बहुत ज्यादा एज है। देखिए, कांग्रेस ने पिछले बार अपना जो संकल्प पर जारी किया था, वचन पर जारी किया था जी, वो झूठ का पुलिंदा था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और हम 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। लोग उनके कहने में आ गए और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया जी। आज उनकी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अब वो कह रहे हैं कि हम लाडली बहना को 1500 देंगे, वो कह रहे हैं कि हम देंगे और हम दे रहे हैं जी। हमने 3 माह में हमारी लाडली बहनों को जो राशि अभी तक रिलीज हुई है 1209 करोड़ रुपए प्रति माह, 3 माह में उनको पैसा दिया है। हम काम करते हैं, वो काम करके झूठी बातें करते हैं जी। आप निश्चित रहिए। नहीं हो सकता है कि जी, दिसंबर के मतदान में पुनः मध्य प्रदेश से भाजपा का कमल खिलेगा। जी गौरीशंकर जी, हो सकता है कि बतौर विधायक में भी जी, महाकौशल में भी हमारी सीटें जी ठीक विपरीत आएंगी। यदि उनके पास 24 है तो इस बार चुनाव होंगे तो हमारे पास 24 से 25 सीटें होंगी। जी, मैं ये कह रहा हूं गौरीशंकर जी कि हो सकता है कि विधायक के तौर पर आपने अच्छा काम किया हो, लेकिन अब आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। अब पूरे महाकौशल क्षेत्र को देखना है सर, और एक मंत्री के तौर पर आपकी जो भूमिका है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरी पार्टी ने और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जी 10 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। 2008 से लेकर 2018 तक सहकारिता पीएचडी, उसके बाद में कृषि मंत्री का दायित्व रहा है। तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है गौरीशंकर जी, कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है। अभी मैं ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरपर्सन था जी, आज तक हूँ। हाँ आज ठीक है। तो मेरा आपसे कहना है कि हमारा एक छोटा सा सवाल है आपसे सर। पुराना देखो, हमारा पहला लक्ष्य है हाँ, राज्य का चौमुखी विकास और जन कल्याण जी, उस एजेंडे पे हम काम करते हैं। नहीं, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये पूछ रही है कि भाई आपके पास समय बचा नहीं है। पार्टी का जवाब देना हमारी जवाबदारी है क्या जी? जो कांग्रेस पार्टी से झूठ बोलने की ही ट्रेनिंग प्राप्त करती है जी, जिनकी जबान में असत्य वाचा नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किस बेरोजगार को दिया? कितने किसानों का कर्ज इन्होंने माफ किया? हमने कहा कि हम लाडली बहनाओं को 1000 रुपये प्रति महीना देंगे, तो 3 महीने में हमने 1209 करोड़ रुपए प्रति माह दिया है। और चौथे माह का इंतजार करिए। हम तो जो कहते हैं उसको करते हैं, और जो नहीं कहते फिर भी करते हैं। हमने घोषणा पत्र नहीं कहा था कि लाडली बहना योजना हम लाएंगे, लेकिन आज की सामाजिक आवश्यकता पड़ी, महिला सशक्तिकरण में हमको महिलाओं को मजबूती देनी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेतृत्व में फैसला किया और महिलाओं को हमने 3000 रुपए तक ये जो सम्मान निधि देने का फैसला किया, जो बढ़ते क्रम में आगे 1000 से बढ़ के 3000 होगा जी। लेकिन गौरीशंकर जी, छिंदवाड़ा भी आता है, महाकौशल जो रीजन है उसमें छिंदवाड़ा भी आता है, और छिंदवाड़ा का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं ये आप समझ रहे होंगे सर। मानते हैं कोई चैलेंज है, कोई चुनौती है? छिंदवाड़ा में क्या बीजेपी पहले नहीं जीती जी? पिछले बार कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सामने रखा था, और मुख्यमंत्री जी ने अपने वचन पत्र में ऐसी कुछ बातें रखी, लोग उन पर विश्वास करके उनको वोट दिया है। और इसलिए वहां पे छिंदवाड़ा में हम पिछले चुनाव में निश्चित रूप से 7 में 7 के धारे थे, लेकिन अब की बार उससे ठीक विपरीत परिणाम आए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं गौरीशंकर जी कि ये जो 38 सीटें हैं, 38 में से आप कितनी सीटें जीतेंगे? कोई एक आंकड़ा बता सकते हैं? अभी 13 बीजेपी के पास है, अभी 13 बीजेपी के पास है, 24 कांग्रेस के पास है, 1 निर्दलीय है जी। अब इससे ठीक उल्टा होगा, 25 सीटें बीजेपी के पास होंगी जी। इसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं आप? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काम करने की पद्धति, कथनी और करने में अंतर नहीं होना, और राज्य का चौमुखी विकास नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो आपके खिलाफ जाएगी।
उसका आपको नुकसान होगा। कब जाती है ऐसी परिस्थितियां जब सरकार के खिलाफ कोई ऐसा कारण बने। आज तो सरकार का विकास का एजेंडा चल रहा है जी, और हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार राष्ट्र के नवनिर्माण में लगी हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति के ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए। सीएम राइस स्कूल में मध्य प्रदेश में 350 से अधिक खुले, उसकी हमको बात करनी चाहिए। सिंचाई का रकबा बढ़ा, उसकी हमको बात करनी चाहिए। बिजली का उत्पादन बढ़ा, उसकी हमको बात करनी चाहिए। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना के अंतर्गत हमने 45-46 हजार बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, उसके बारे में कोई विचार करना चाहिए। आज हम स्कूल की बेटियों को पढ़ाई स्कूल कॉलेज जाने के लिए दे रहे, इसकी बात करनी चाहिए। आज हमारा कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ा, इसकी हमको बात करनी चाहिए। कृषि का विकास दर हमारा उच्चांक पे, इसकी हमको बात करनी चाहिए। जीडीपी में उच्चांक पे, इसकी हमको बात करनी चाहिए। हमारा एक बिंदु पे बात करें, 1 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं पैदा किया है। माननीय कमलनाथ जी बताए 2003 के पहले विदेश वाणिज्य व्यापार मंत्री थे, क्योंकि राष्ट्र से गेहूं मंगा कर किस तरह इस देश की जनता की भूख मिटाते थे। हम तो विदेशों में गेहूं भेजने की स्थिति में, हम आज आयात नहीं निर्यात करने वाले राष्ट्र बने। ठीक है गौरीशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए समय आपके पास नहीं है, हम सभी जानते हैं भाई 1.5-2 महीने में आप क्या कर लेंगे और कितना काम कर लेंगे वो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके अपने रीजन में, महाकौशल रीजन में कोई भी एक बहुत बड़ा काम जो आपको लगता है कि इस काम को आप कोशिश करेंगे कि इसी कार्यकाल में निपटा पाएं, कोई भी ऐसा कोई काम आपको लग रहा है आपके रीजन में? बालाघाट में 5 तारीख को जनदर्शन है, बालाघाट में 5 तारीख को गौरव दिवस है, बालाघाट में 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे, बालाघाट में 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी विधि महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, बालाघाट में 3 रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के काम चल रहे हैं, बालाघाट में एक उच्च स्तरीय नदी के ऊपर पुलिया बालाघाट के पास का कुमारी काम ने प्रारंभ कर दिया, दूसरे पुलिया का काम चालू है। हमारे यहाँ पे बाईपास रोड का काम चालू है, हमारे पास में विकास की गंगा बह रही है, और इसलिए निश्चित रहिए हमारा विकास बोलता है, हमारा काम बोलता है। यानी कि जो शिवराज भी आज कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे थे कि भाई देखिए आप देखिएगा 75 दिनों के बाद मैं ही सीएम होऊंगा, और इसी तरीके से विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ती रहेगी। और आप भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सर। अब की बार 5वीं बार फिर भाजपा, फिर शिवराज। जी मंत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। तो ये थे हमारे साथ गौरीशंकर बिशन जी, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है आज, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उनको पूरी उम्मीद है कि ना केवल अपने रीजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल पाएंगे, बल्कि उनका तो ये कहना है कि इस बार उल्टा होने जा रहा है। जो पहले 24-1 यानी कि 24 कांग्रेस पार्टी और 1 निर्दलीय जीता था, अब वो दोनों मिलाकर उतनी सीटें हम जीतेंगे, और कांग्रेस पार्टी के खाते में वो बहुत कम सीटें दे रहे हैं। खैर मैं अब आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर वरुण, आपने सुना मंत्री जी को। सबसे पहले मैं मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसी को लेकर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं सर, क्या कहेंगे डॉक्टर वरुण जी? पहले तो मंत्री चाहे 1.5 जैसा आपने कहा, लेकिन मंत्री बने तो उपलब्धि है जी, उनको बताइए। आज खुशी का दिन है, इसलिए उनके बातों पर टिप्पणी नहीं करता। बस एक बात है, उन्होंने कहा कि महाकौशल रीजन में उल्टा हो जाएगा, तो इस बीजेपी के आएंगी 13 कांग्रेस के आएंगे, तो अभी भी वो मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 50% आएगी। इसका मतलब मन में उनके कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस होता तो कहते पूरी सीटें हमारी आएंगी, हम ज्यादा से ज्यादा सीटें। अभी हमने भाजपा के मित्र हमारे कह रहे थे अटल जी की 13 दिन की सरकार की बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अटल जी ने कभी भी देखिए पार्टी विद द डिफरेंस होती थी अटल जी अडवाणी जी के युग में, और 13 दिन की सरकार में भी उन्होंने सरकारें गिराने का तोड़ फोड़ का काम नहीं किया। जैसे इन्होंने बेईमानी चोरी से सरकार चुराई मध्य प्रदेश की, अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो इन्होंने ले लिया, उनके 21 विधायकों को ले लिया, जो ओरिजिनल रियल कांग्रेस इनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उनके हितों पे कुठाराघात किया। वो जब भी भागम भाग मची है, सारे बग बग के भी आप देखिए कांग्रेस में आ रहे हैं। अगर इनकी सरकार में दम होता, वापस जीत रहे होते, जो भी इन्होंने बनाई कांग्रेस की तोड़ के, इनको तो मैंडेट मिला नहीं था, बकबक के कांग्रेस में क्यों आते? देखिए पिछले 9 साल में सामाजिक राजनीतिक मूल्यों का जितना अवमूल्यन हुआ है अमित जी, पहले कभी देखा नहीं गया है। हर बात में सरकार तोड़ लेना, ये कर लेना, फिर कहना कि हमने किया। तो भाई आप मैंडेट चलने देते, आप चुनाव होता फिर जीत के आते। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसी बात नहीं होती तो कर्नाटक में और हिमाचल में प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, सारे इनके घूमे गली गली मोहल्ले, कांग्रेस क्यों आ गई भाई?
इसका मतलब मान लीजिए कांग्रेस नहीं आई तो आपके खिलाफ फ्रस्ट्रेशन है। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार इन्होंने खाली सिर्फ 3 मंत्री अभी लिए हैं, तो अभी उमा भारती जी के आपने बताया भतीजे को लिया, तो परिवारवाद की तो वो डेफिनेशन ही बोल ही नहीं सकते। बोलते हैं तो जनता समझती है इस बात को कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं। 1.5 महीने में 1 महीने में मंत्री कुछ कर तो सकता नहीं। ये दर्शाता है कि इनके अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन पार्टी के अंदर है। तो उसको दबाने के लिए भागे नहीं लोग छोड़ छोड़ के, इसलिए 3 मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया। हो सकता है कुछ चेयरमैन वेयरमैन बनाने का भी प्रक्रिया के पास लोग छोड़ छोड़ के नहीं भागे, ऐसी प्रक्रिया इनकी है। तो देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी धन होता है ना, चुराया हुआ धन या बेईमानी का धन या संपत्ति या राज्य ज्यादा दिन नहीं टिका हुआ होता। आपको चुनावों में पता लगेगा किस प्रकार से अब के इनका, जैसे कर्नाटक में शुरू हुआ, जैसा मध्य प्रदेश में होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप अमित जी खुद जर्नलिस्ट हो, आप जनता से पूछ लीजिए कैसी इनकी मतलब पूरा परिणाम किस प्रकार से उल्टा होगा, आप देखिएगा। तो ये अब जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, कितना क्रिटिसिज्म किया और उसका फल देखने को मिला। अभी फिर वापस पोरबंदर जाएंगे, वहां से पूरा वेस्ट टू ईस्ट करेंगे, उसका फर्क पड़ेगा। कांग्रेस, कमलनाथ जी सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, आज भी उनकी इतनी पकड़ है, आप बार बार उन पे कोई टिप्पणी ही करते हैं। लेकिन देखिए मैं कांग्रेस का आदमी, मैंने बहुत से नेता देखे, कई एटीट्यूड वाले भी होते, नहीं मिलते वर्कर से। कमलनाथ जी हर वर्कर से मिलते हैं, सबको सेटिस्फाई करते हैं, जितना मिलनसार व्यक्ति है वो आदमी की छवि होती है, उससे एक अट्रैक्शन होता है। तो कमलनाथ जी ये एक अट्रैक्शन है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस वर्कर्स में। तो पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कांग्रेस कमजोर तो ही नहीं। ठीक है, मुझे रमेश जी के पास जाना, लेकिन उसके पहले ब्रजगोपाल जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रमेश जी के पास जाता हूँ जल्दी से। हाँ, 2-3 बातें कह दूं। एक तो ये कमलनाथ जी का गुणगान, मतलब बड़ा दुर्भाग्य है राजनीति में कि आप इतना व्यक्ति केंद्रित हो गए, व्यवस्था केंद्रित कोई चर्चा नहीं। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि अटल जी अडवाणी जी के जमाने में क्या हुआ। श्रीमान जी थोड़ा अध्ययन कर ले इतिहास का। 101 सरकारें कांग्रेस पार्टी ने केवल अनुच्छेद 356 से गिरा दी। थोड़ा अध्ययन कर ले, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके 25 जून 1975 की आधी रात में देश में आपातकाल लगा दिया। वो परिवारवाद की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया आपने। उसको भी बता देता हूँ, उसको भी बता देता हूँ। देखिए ये इत्तेफाक है कि वो खून का रिश्ता उमा जी का उनका है, ये बिल्कुल सच है। परंतु आप भी जानते हैं कि जो सन्यास की परंपरा है उसमें तो व्यक्ति नाम भी छोड़ता है, पिता भी छोड़ता है, माँ भी छोड़ता है, परिवार भी छोड़ता है। अब उमा जी के लिए पूरा विश्व उनका परिवार है। वो सन्यास परंपरा में मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी उमा जी का भतीजा हूँ, क्योंकि अब उमा जी सबकी है। तो देखिए ये जो आरोप है, और एक बात और मैं कह दूं, वो अभी जानते नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता की उन्हें परिवारवाद किसे कहते हैं। यानी नेहरू परिवार का व्यक्ति या तो अध्यक्ष होगा और सीधे आकर अध्यक्ष बन जाएगा, सीधे आकर प्रधानमंत्री बन जाएगा, कभी किसी दायित्व पर काम नहीं करेगा। राहुल लोधी जी विधायक हैं, मैं आपसे बड़े आग्रह से और विनम्रता से कहना चाहता हूं कि परिवारवाद की व्याख्या को ठीक से समझिए कि वंशवाद किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मानने लगे कि ये पार्टी मेरी जागीर है, ये पार्टी मेरी बपौती है, उसको परिवारवाद कहा जाता है। यदि हमारे यहाँ परिवारवाद होता तो आप समझ लीजिए ना कि शिवराज जी मुख्यमंत्री ना होते, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते, ये गांव गरीब किसानों के जो बेटे आज सरकारों में बड़े बड़े दायित्वों पर बैठे हैं, वो कभी बैठना संभव नहीं थे। आज अगर वो बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचार। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास आता हूं। रमेश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कैसे देख रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस विस्तार को, आप कैसे देख रहे हैं जो कैबिनेट विस्तार किया गया है। हालांकि देखिए, अपने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुनाव से पहले सभी पार्टियां करती हैं। चर्चा तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी चल रही है, चर्चा तो राजस्थान को लेकर भी चल रही है, लेकिन अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में करती है तो उस पर सवाल क्यों? रमेश जी देखिए अमित शाह जी जब दौरा करते हैं मध्य प्रदेश का, उसके बाद में जब दिल्ली आते हैं तो पेपरों पे बैठ के और टेबल पे कई सारी चीजें बनती हैं। तो मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से जब अब बदली हुई इस समय जो स्थिति को देखोगे तो सारा दिल्ली तय कर रही है। दिल्ली कह रही है किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन मंत्री होगा, कौन कैसे बनेगा, किस जाति प्रथा से होगा, कहाँ का विधायक हो, वो सारा दिल्ली तय कर रही है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम जाति प्रथा की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक उदाहरण आज हमको देखने को मिल गया। 3 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई है। आपको पता, तीनों अलग अलग जाति प्रथा के हैं और वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे अभी गौरीशंकर जी हैं, बढ़िया नेता हैं, जमीनी कद के नेता रहे हैं, किसान पुत्र कहे जाते हैं, तो उनका जो क्षेत्र है बहुत कमजोर है।
तो ये चाह रहे हैं कि मंत्री पद उनको देके हो सकता है जनता में एक अच्छा मैसेज जाए। और रही बात, जब इस तरह के फैसले होते हैं और उस दौर में जब फैसले होते हैं, पता चला कि सरकार के पास ट्रम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, 70-80 दिन बचे, 80-90 दिन में कोई मंत्री क्या कुछ कर लेगा, सिर्फ अपना परिचय दे सकता है अधिकारियों के बीच में और मंत्रालय में बैठ सकता है, लेकिन वो जनहित के कार्य इतना नहीं कर पाएगा। 13 दिन की जो अभी हमारे मित्र जो बात कर रहे हैं, वो वक्त बहुत बदला हुआ था। उस वक्त को आज के वक्त से जोड़ना बड़ा मुझे लग रहा बेईमानी सा लगता है। खैर, उस दौर में नहीं जाएंगे, लेकिन मौजूदा के समय की जो चीजें हैं, इसमें देखिएगा, जब सरकार बनती है 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, तो मैंडेट किसको मिला था? मैंडेट मिला था कांग्रेस को कि कांग्रेस का सीएम बने और कांग्रेस सरकार चलाए। लेकिन बीच में क्या हुआ, जो स्पेशलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी आज की दौर में है, जो उनका जो प्रयोग करते हैं, उसमें क्या हुआ है, वही पलट की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति, उन्होंने सरकार बनाई। अब ये सरकार अगले टर्म के लिए भी यथावत रहे और ऐसी स्टेबिलिटी चाहे तो उस पे ये मान के चलो, दिल्ली की जो प्रतिष्ठा है वो इस बार जुड़ी हुई है। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान का नहीं होगा अमित जी, ये हम लोगों को मान लेना चाहिए। अगर शिवराज सिंह चौहान को सीएम के लिए प्रमोट किया जाता है तो उनके कैरियर का ये आखिरी चुनाव होगा मुख्यमंत्री के लिहाज से, क्योंकि उनके ऊपर पूरी तरीके से चुनाव दिल्ली नहीं छोड़ना चाहती है। क्योंकि इस बार जो प्रतिष्ठा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कांग्रेस छोड़ के आए। सीएम चेहरा बदलने को लेकर भी चर्चा हुई थी रमेश जी, आपको याद होगा अच्छे से, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। आज भी देखिए शिवराज सिंह चौहान ही है वहां पर, वो अड़े बने हुए हैं, लगातार नई घोषणाएं वो कर रहे हैं। अमित जी, इसी पे चीजें तय हुई हैं। ये जिस तरीके से अमित शाह जी जब मध्य प्रदेश जाते हैं, भोपाल उतरते हैं, तो इसी बात को लेके ये सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि दिल्ली जब इनकी मीटिंग चल रही, तो मैं बीजेपी कार्यालय में ही था, तो कई नेताओं से जब मेरी बात हुई थी, तो चीजें बदल गई हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान को अगर रिप्लेस किया जाता है, अगर उनके जगह किसी को लाते हैं, तो बहुत ज्यादा जोखिम हो जाएगा, चुनाव हार सकते हैं। तो इसलिए जो चीजें हैं और जो जहां पे है उनको वैसे ही रखना चाहिए। और सही बात है, अगर शिवराज सिंह चौहान को अगर रिप्लेस किया जाता तो बहुत ज्यादा खामियाजा मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी भुगत पाएगी। लेकिन उसके पैरेलल आप देखो, कांग्रेस को आप अंडरएस्टिमेट इस बार करके नहीं चलोगे, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अभी जो मंत्री साहब है बिशन जी, उन्होंने खुद बताया, खुद अपनी बातों से कह दिया कि फाइट मजबूत है, फाइट बहुत तगड़ी है, कोई हल्की फाइट नहीं है। अब जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके से आपको पता हो, एक हफ्ते से लगभग 30-35 नेता, अच्छे कद के नेता, वो सारे मूव कर गए हैं। जो पहले उनके साथ में आए थे वो सारे कांग्रेस में चले गए। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए तो ये चीजें सारी हो रही हैं। अब लोधी जी जो हैं, जो अभी राहुल भला सा तो हाँ, तो उनको जब जोड़ा गया, उनके बयानात आपको देखे 2-3 महीने पहले उनके बयानात ऐसे लग रहे थे, हो सकता है पार्टी तो नहीं छोड़ जाएंगे, हो सकता है उनके अंदर कुछ ऐसी तो चीजें नहीं चल रही हैं। तो उस क्षेत्र को बांधने के लिए और उनको रोकने के लिए सारी चीजें करी गई हैं। तो नेताओं को एक सुर में बांधने के लिए और पार्टी में यथावत रखने के लिए, चुनाव मजबूती रखने के लिए, उसके लिए ये चीजें रमेश जी, क्योंकि समय मेरे पास कम है, जल्दी से मतलब मैं चाहूंगा एक ही लाइन में आप, मैं हाँ या ना में जवाब चाहता हूं आपका। ये जो कैबिनेट विस्तार किया है, 3 विधायकों को जो मंत्री बनाया गया है, इसका आपको लग रहा है बीजेपी को फायदा होगा या नहीं? हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ये चीजें मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए जरूरी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक दबाव डाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर इसका आप पॉलिटिकल समझ गया, आपका ये कहना है कि कोई फायदा नहीं होने वाला बीजेपी। हाँ, ठीक है। हाँ, ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, केवल इतना सा कहना है रमेश जी से मुझे कि समय कोई मूल्य नहीं करता है। आप याद करिए कि 2019 में देश में एक सरकार बनती है, अमित शाह गृह मंत्री बनते हैं और 36 दिनों में धारा 370 समाप्त हो जाती है। 14 जुलाई को भारत की धरती से चंद्रयान जाता है, 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड कर जाता है, वो भी 34 दिन का मामला, 35 दिन का। तो समय बहुत नहीं, लेकिन ब्रजगोपाल जी यहाँ ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं ये नेशनल इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लोकल मुद्दे गिनाने पड़ेंगे सर। आपको बताना पड़ेगा कि आपने पिछले 3.5 साल में क्या काम किया है, ये आपको ये बताना पड़ेगा। ये जो आप बता रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये जो जितने मुद्दे आप बता रहे हैं विधानसभा चुनाव में ये काम करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा।
नहीं देखिए, हर मुद्दा वहां तो चुनाव में शिवराज काम सरकार ने करता क्या है। कुछ काम किया है वो ज्यादा मैटर करता है। सरकार ने शिवराज सरकार ने ठीक है, बेटी को भी ठीक है, लाडली जल्दी से, बनाया, हाँ, बहन को ठीक भी है, लाडली ठीक है। बनाया। वरुण जी, डॉक्टर वरुण, हाँ जवाब दीजिए जल्दी से, ये जो आखिरी कमेंट आपका। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण पर होगा। ये कितनी बात को घुमाते जा रहे हैं। 2019 में क्या होगा, 2014 में क्या हुआ। जनता पेट की आग के पीछे घूमती है। महंगाई आप देखिए कितनी हो गई, बेरोजगारी कितनी है, और सारे कर्मचारी आंदोलन, हजारों कर्मचारी आंदोलन में, उसके बावजूद कोई सरकार सुन नहीं रही है। ठीक है डॉक्टर वरुण आपका, रमेश जी आपका और ब्रिजगोपाल जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब बीजेपी ने जो फैसला लिया है, शिवराज सिंह चौहान ने जो फैसला लिया है, उससे उनको कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि मिशन रिपीट में ये जो विस्तार किया गया है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलने वाला है। लेकिन कितना फायदा मिलेगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि हर पार्टी पूरी कोशिश करती है कि उसके जो क्षेत्रीय और जो जातिगत समीकरण हैं उनको मजबूत किया जाए ताकि उनका जो वोट बैंक है वो भी मजबूत हो, और उसी कोशिश में इस विस्तार को देखा जा सकता है। लेकिन फायदा कितना मिलेगा इसके लिए इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।